आज जो हम आरंभ करने वाले हैं वो है क्या? आधुनिक भारत का इतिहास। लेकिन उससे पूर्व, चूंकि हमारे बीच ऐसे लोगों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है जो कि इतिहास को ही क्या है पहली बार पढ़ने वाले हैं, लगभग पीएचडी की दुनिया में बचपन में तो कभी न कभी पढ़े ही हैं, तो हम आरंभ करेंगे इसी बात को लेकर के, आखिर इतिहास अर्थात हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री क्या है? इतिहास और अतीत में क्या अंतर होता है? एक और शब्द होता है हमारे साथ में, क्या शब्द होता है भाई? अतीत। ये अतीत और इतिहास में क्या अंतर है? अतीत अर्थात पास्ट। क्या अंतर होता है भाई दोनों में? पास्ट या अतीत कहने का तात्पर्य होता है कि पहले की हुई कुछ विशेष घटनाएं, या जो विशेष नहीं है वो भी घटनाएं। अगर कोई घटना भूतकाल में घटित हो चुकी है तो वो अतीत है, तब वो क्या है? अतीत। जैसी घटना घटित हुई है उसे वैसे रूप में ही जानना क्या है? अतीत है। लेकिन अगर मैं कह देता हूं क्या? इतिहास, तो इतिहास में एक शब्द अब जुड़ा हुआ है। ये जो इतिहास है ना, ये अतीत में हुई घटनाओं का अध्ययन कराता है, और जब ये अध्ययन कर रहे हैं या करवा रहे हैं तो यहां पर अवश्य ही किसी न किसी मनुष्य के सोच का क्या है वहां पर वो इंक्लूड जरूर हो चुका है। जैसे अतीत में कोई घटना घटित हो गई है, क्या? भारत की आजादी। घटना क्या है भाई? भारत की आजादी। वहां पर दो तीन घटनाएं एक साथ घटित हुई, क्या? पाकिस्तान का अलग होना, भारत को आजादी प्राप्त होना, ये सारी दो तीन घटनाएं एक साथ घटित हुई थी। इसको लेकर के एक ब्रिटेन के व्यक्ति की अलग विचारधारा होगी, भारत के व्यक्ति की अलग विचारधारा होगी, पाकिस्तान के व्यक्ति की अलग विचारधारा होगी। घटना क्या घटित हुई थी? पाकिस्तान का नया देश के रूप में बनना और भारत का आजाद होना। लेकिन इसको लेकर के अलग अलग व्यक्तित्व के लोग अलग अलग प्रकार की बातें लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कुछ न कुछ अलग अलग टाइप की विचारधारा रखेंगे, और ये जो अपनी विचारधारा के साथ अतीत को लिखने की जो शैली है वही कहलाती है क्या? इतिहास। और हम पढ़ने वाले क्या हैं? इतिहास। क्या पढ़ने वाले हैं? इतिहास। यहां पर कई बार आपको महसूस होगा कि शायद ऐसा नहीं हुआ रहा होगा, शायद हमें यह जानना जरूरी है, शायद ये ऐसा हुआ हो। पहले प्राचीन काल से हम आरंभ अगर करें तो हम अतीत की हुई घटनाओं को वास्तव में देखते हैं। आप एनसीईआरटी को देखना, आप एनसीईआरटी किताब का नाम देखोगे, कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं, नाम क्या लिखा हुआ उसका? हमारे अतीत पार्ट 1, हमारे अतीत पार्ट 2 और हमारे अतीत पार्ट 3, ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है। और उसके बाद फिर भारत और समकालीन विश्व, इस प्रकार की बातें लिखी होती हैं। तो वास्तव में जब अभी हम पढ़ना चालू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, तो हम यहां पर कुछ विशेष लोगों की बातों को, उनके विचारों को साथ में रखते हुए पढ़ेंगे, इसलिए हम इतिहास की ओर भी ध्यान देंगे। लेकिन हम निष्पक्ष होकर के जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उन घटनाओं पर एक नजर जरूर डालेंगे, जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। अब भाई भारत के अतीत को अगर हम देखना चाहें, हमारे अतीत को देखना चाहें, तो असंख्य घटनाएं घटित हुई हैं। इतिहास में अगर हम लोग घटनाओं के पीछे जाएं तो असंख्य घटनाएं घटित हुई हैं। बहुत सारे लोगों को इतिहास में यही महसूस हो रहा होता है क्या? कि यहां पर कितने सारे डेट, प्लेस और कुछ विशेष पर्सन का नाम याद करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हमें इतिहास के अंतर्गत पढ़ना है किसे? हमें पढ़ना है परिवर्तन को। क्या पढ़ना है भाई? परिवर्तन। हमें घटनाओं की श्रृंखला को नहीं कलेक्ट करके रखना है कि हाँ भाई इसके बाद यह घटना घटित हुई, इसके बाद यह घटना घटित हुई, बल्कि कहां कहां पर क्या क्या परिवर्तन आया और वो क्यों आया, इस पर आपको विचार करना है। हाँ, चूंकि हम लोग सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर हम लोग को कुछ विशेष बातों को याद तो करना पड़ेगा। सीजीपीएससी की तैयारी के दौरान रटना तो पड़ेगा कुछ विशेष बातों को, लेकिन यदि आप कुछ समझते हुए चलेंगे कि कब कौन सी घटना हुई, कब कौन सा परिवर्तन हुआ। अब अगर समाज में कोई भी परिवर्तन होता है, किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, तो यहां एक कुछ प्रश्न आता है कि वो परिवर्तन हुआ तो हुआ क्यों, वो परिवर्तन हुआ तो हुआ कैसे, साथ ही साथ में वो परिवर्तन हुआ तो किस क्षेत्र में वो परिवर्तन हुआ, किस क्षेत्र में, अर्थात हम देखेंगे क्या वो एक धार्मिक परिवर्तन रहा,
क्या वो केवल एक सामाजिक परिवर्तन रहा? क्या वो फिर एक राजनैतिक परिवर्तन रहा? और इन सब परिवर्तनों के कारण हमारे आर्थिक रूप से हमें क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिला? आर्थिक रूप से हमें क्या कुछ परिवर्तन देखने मिला? पूरा का पूरा इतिहास किस बात का अध्ययन है? परिवर्तनों का। क्या क्या चेंज आने वाला है? समझ में आ रही बातें? हम इतिहास के अंतर्गत निष्पक्ष होकर के अतीत की घटनाओं को जानने का प्रयत्न करेंगे। इतिहास शब्द का प्रयोग हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अवश्य ही जिस भी किताब से हम पढ़ने वाले हैं वो किसी एक लेखक के द्वारा लिखी गई है, और अगर हम उनसे पढ़ रहे हैं तो उनकी विचारधारा का कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में प्रभाव पड़ने वाला है। इसलिए हम कह तो देंगे इसको इतिहास, लेकिन हम अतीत की घटनाओं को देखेंगे और समझेंगे परिवर्तन के काल को, कि आखिर वो परिवर्तन क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, किस क्षेत्र में हो रहे हैं। अगर आज के भी समाज को अगर हमको जानना है, आज का समाज कैसा है, आज के सोशल स्टडीज अगर हम करते हैं तो किन बातों पर हम लोग अध्ययन करेंगे? भाई अगर किसी भी क्षेत्र को जानना है तो वहां के सामाजिक स्थिति अर्थात महिलाओं की स्थिति कैसी है, और जाति पाति ऊंच नीच व्यवस्था ये थोड़ी ना है, मतलब भेदभाव इत्यादि, तो इनको देखा जाएगा और ये कहलाएंगे क्या? वहां का समाज का अध्ययन। साथ ही साथ में शिक्षा का स्तर जो है या स्वास्थ्य सुविधाओं का स्तर, ये सब जो है समाज के अंतर्गत आएगा, पहला। दूसरी बात क्या देखेंगे? वहां की धार्मिक मान्यताएं क्या हैं, किस प्रकार के चीजों पर वो विश्वास रखते हैं, ये चीज जो है हम लोग को पढ़ना होता है। आज का भी अगर हम लोग देखें, आपके बारे में अगर पूछा जाए तो आप भी अपने बारे में इन्हीं सब चीजों को लेकर के बातचीत करेंगे। तीसरा, हम जानेंगे राजनीतिक स्थिति के बारे में। आज का हमारा समाज, आज का हमारा ये देश कैसे राजनीतिक स्थिति में है, ये भी हम लोग देखते हैं, हाँ कि ना। और साथ ही साथ में अर्थव्यवस्था, इन सब के साथ में कौन सी बात जुड़ी हुई भाई? अर्थव्यवस्था। तो इन चार चीजों का अध्ययन ही हमको इतिहास में करना है, समय समय पर आने वाले धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन। ठीक है बात? और इन परिवर्तनों को आधार मानकर भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया भाई? 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। वैसे तो ये विभाजन को बहुत डिटेल में हम लोग पहले भी, अगर आप प्राचीन और मध्य वाली क्लास में रहे हैं तो वहां पर देखें, नहीं रहे हैं तो प्राचीन वाली क्लास में आपको दोबारा से बताया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जितने एकदम फ्रेश लोग हैं जो कि भाई आधुनिक से पढ़ना चालू कर रहे हैं, तो एकदम अलग अलग क्लासिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहां पर आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहा हूं और आप 3-4 चैप्टर तक इंतजार करते रह जाओ, बाकी सब तो ठीक है सर, चंद्रगुप्त का नाम क्यों नहीं ले रहे हो आप अभी तक? अकबर वगैरह के बारे में आप इतना कम क्यों बता रहे हो, बाकी लोग के बारे में क्यों इतना ज्यादा बता रहे हो? ऐसी स्थिति ना आ जाए, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 10वीं के बाद से इतिहास को देखे नहीं है। ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं ना इधर पे, है ना? साल दर साल, 6 साल 7 साल बीत गया है। तो थोड़ा सा एक फ्रेमवर्क कर लेना आज की क्लास में बहुत जरूरी है कि वास्तव में इतिहास में हम लोग कौन सा भाग है जिसका अध्ययन करने वाले हैं। तो ये समझ में आ रहा है ना आपको कि क्या चीज हमको पढ़ना है? क्या पढ़ना है भाई? धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन। साथ ही साथ में वो परिवर्तन कैसे हुआ, क्यों हुआ। एक बात और है जो इसके पीछे छिपा हुआ है, कैसे हुआ, क्यों हुआ। एक बात और है क्या, कि उसका प्रभाव क्या पड़ा, उस परिवर्तन का विशेष प्रभाव क्या पड़ा। जो प्रभाव पड़ा वही चीज हम लोग यहां पर देखेंगे। ठीक है बात? तो भारतीय इतिहास को अगर हम लोग बांटें तो 3 रूप में यहां पर हम लोग इसको बांट करके देखते हैं। इतिहास 3 रूप में हम इसको बांट करके देख सकते हैं। सबसे पहला कहा जाता है क्या? प्राचीन भारत का इतिहास। क्या कहा जाता है भाई? प्राचीन भारत का इतिहास। चलिए यहां पर हम मेंशन कर देते हैं क्या? प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास। एक और बात आती है यहां पर, मध्यकालीन इतिहास। प्राचीन इतिहास के बाद में भाई मध्यकालीन इतिहास, और मध्यकालीन इतिहास के पश्चात क्या आ जाता है हमारे पास में? आधुनिक इतिहास। और मैंने कहा कि हम लोग आधुनिक पर ही अभी फिलहाल फोकस करने वाले हैं। पहले आधुनिक पढ़ेंगे, उसके बाद फिर से जितने लोग नहीं पढ़े वो प्राचीन और मध्य पढ़ेंगे। चलिए, तो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ये 3 भाग में हमने डिवाइड किया है। पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा प्राचीन को, प्राचीन भारत के इतिहास को।
कब से कब तक, अच्छा कुछ लोग को पता भी होगा ये क्लासिफिकेशन, लगभग कब से कब तक को हम लोग प्राचीन कहते हैं। कब तक को कहते हैं जी प्राचीन? अरे या तो आप लोग बहुत ज्यादा ज्ञानी लोग हो हैं, यहां इतने सैकड़ों संख्या बैठ गए हो, या तो महाभयानक ज्ञानी लोग बैठ गए हो जिनको पता है क्लासिफिकेशन का अर्थ क्या होता है, या तो फिर ध्यान ही नहीं है। प्राचीन भारत का इतिहास लगभग लगभग कहा जाता है कि आरंभ से लेकर के लगभग 750 ईस्वी तक को कहा जाता है क्या? प्राचीन इतिहास। वहीं दूसरी तरफ मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है 750 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक को, और आधुनिक भारत का इतिहास कहा जाएगा 1707 ईस्वी से, वास्तव में कहा जाए तो अब तक, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बोल देते हैं 1947। क्या बोल रहे हैं भाई? 1947। इस प्रकार का क्लासिफिकेशन आपने किताबों में कहीं कहीं पर ऐसा देखा होगा। देखे हैं क्या कभी? ये इस तरीके से आरंभ से लेकर, अब ये आरंभ शब्द का मतलब भी इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा अभी। देखो, जब कभी भी किताबों में ऐसा क्लासिफिकेशन दिया रहे तो समझ जाना ये केवल और केवल आपका एक माइंडसेट तैयार करने के लिए है। वास्तव में ऐसा कोई क्लासिफिकेशन होता नहीं है। इतिहास का ऐसे डेज में काउंट करके ये बता देना कि भाई यहां से यहां तक का आधुनिक है, यहां से यहां तक का मध्य है, ये बता देना असंभव, ये संभव ही नहीं है। इतिहास में मैंने क्या बोला कि हम लोग क्या देख रहे होते? परिवर्तन। अब बताओ, 1707 31 दिसंबर 1707 की रात को कोई आदमी सोया, और जैसे ही वो 1 जनवरी 1708 को उठा, उसके आसपास सारे आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक परिवर्तन हो गए। ऐसा हुआ होगा क्या? देवता आसमान से फूल बरसाने लगे, सोने चांदी की मटकियां वहां से निकलने लग गई, आर्थिक परिवर्तन। अचानक से वहां पर नए राजदूत, नए नए क्या है, अग्रणी नेता आ गए। हाँ भाई, अब यहां से जो है एक नए क्या है, समाज का आरंभ होगा, बड़ा राजनेता मिल गया है। अचानक से कोई भी चीज नहीं होती। कोई भी परिवर्तन अचानक होना संभव है क्या? कोई भी परिवर्तन अचानक होता है क्या? उसके लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ता है। क्या होता है भाई? एक लंबी वहां पर क्या है, एक जर्नी है। आप देखो, यहां पर आधुनिक भारत का इतिहास हम लोगों ने लिख दिया 1707, लिख तो दिए, लेकिन आप में से बहुत से लोग को याद होगा वास्को डी गामा का आगमन कब हुआ था भारत में पहली बार? 1498। अगर मैं आपको कहूं कि मुगल साम्राज्य या अकबर वगैरह के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, ये आधुनिक भारत है कि मध्यकालीन भारत है? बताओ तो। मध्य, श्योर, एकदम पक्का। चलो, आपने अभी अभी बताया कि 1498 में आ चुके थे कौन? पुर्तगाली। ठीक है, ऐसा मैं नहीं, आप ही बोल रहे हो भाई। जबकि 1526 में हुआ है पानीपत का पहला युद्ध, जिसमें आया था बाबर, इब्राहिम लोदी को हराया। बाबर के 4 साल के शासन के बाद बना हुमायूं, और बाद में जाकर के, इसके बहुत बाद में जाकर के 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध के बाद बना अकबर शासक। और पूरा अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, ये हुमायूं वगैरह, इन सब को हम लोग कहां पढ़ते हैं? मध्यकाल में। और जबकि हम यूरोपियों का आगमन, पुर्तगाली, डच, डेनिश, फ्रेंच, इनका आगमन कहां पढ़ेंगे? आधुनिक काल में। तो अगर हम केवल ऐसे ईयर वाइज अगर क्लासिफाई करते, अगर हम ईयर के अनुसार ऐसा देखते, तो ये तो बड़ा कंफ्यूजन वाली बात हो जाता ना, हाँ कि ना? तो इतिहास का क्लासिफिकेशन भले ही ऐसा लिख दिया जाता है कि भाई 750 तक है, लेकिन इसको ऐसे रट करके मत बैठे रहना 1707 तक मध्यकालीन इतिहास था, ऐसा नहीं होता। वो आपको एक फ्रेम किया गया कि लगभग जो मध्यकाल है ना, मध्यकाल है, वहां पर जो हम लोग के दिल्ली के बादशाहों का जो जीवन चल रहा था, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई है, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद में कोई भी मुगल शासक ऐसा नहीं था जो प्रशासन इतना मजबूत तरीके से पकड़ सके कि वो भविष्य में अंग्रेजों को पराजित करे। अंग्रेज अभी यहां शासन करना चालू नहीं किए। देखो,
वो 1757 में प्लासी जीतेंगे, 1764 में बक्सर जीतेंगे, उसके बाद आगे की घटनाएं घटित होंगी। लेकिन 1707 के बाद से भारत में एक स्थायी शक्तिशाली ताकतवर जो है कोई भी राजा यहां पर शासन करने योग्य नहीं था। शून्यता की स्थिति बनी हुई थी। समझ में आ रही बातें आपको? तो बहुत गैप आपको देखने मिलेगा। ये जो आप लोग ईयर अगर याद करके बैठेंगे तो यहां पर बहुत सारे गैपिंग आपको देखने मिलेंगे। इसलिए ईयर को याद नहीं करना है, आप खाली थोड़ा थोड़ा सा फ्रेम बना लो कि हाँ भाई कुछ 7वीं 8वीं सदी तक की बात है, प्राचीन रहेगा, लगभग 10वीं सदी तक मान लेते हैं, और इसको वही 17वीं 18वीं सदी तक मान लेते हैं। मुगल उगल तक पढ़ना है, वही क्या है हमारा मध्यकालीन। और उसके बाद यूरोपियों का आगमन वगैरह वाली जो बात है उसको कहां पढ़ना है हमको? आधुनिक में। उसको कहां पढ़ना है हमको? आधुनिक में, मॉडर्न हिस्ट्री में। क्लियर है बात? हाँ कि ना? समझिए चीजों को। तो इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे। इतिहास का क्लासिफिकेशन डेट वाइज नहीं बल्कि वहां पर होने वाले परिवर्तन के अनुसार किया जाता है। कैसा परिवर्तन? प्राचीन। अच्छा, अगर ये बात अगर मैं आपको सिखला दूं कि भाई यहां पर ये समय को ना मानो तो क्या को मानो, ये भी तो एक बात आती है। तो विशेष रूप से कुछ परिवर्तन, जैसे हम प्राचीन भारत उस काल को कहते हैं जिस काल में हम देखते हैं कि हमारे यहां पर बोलबाला था संस्कृत और पाली और प्राकृत भाषा का। जिस समय संस्कृत, पाली, प्राकृत भाषा का यहां पर बोलबाला है, जिस समय यहां पर क्या है सनातन, साथ ही साथ बौद्ध, जैन, इसमें शैव वैष्णव भी अलग से क्लासिफिकेशन आता है। शैव वैष्णव ये सब संप्रदाय हैं। जिस समय हमारे हुआ करते थे राजा, महाराजा, सम्राट, इस प्रकार के शब्दों से हम नवाजित करते थे किनको? ये हमारे शब्दों से संबोधित करते थे हम किनको? हमारे जितने भी प्रशासक वर्ग है। सम्राट बोल रहे हैं, राजा महाराज बोल रहे हैं। ठीक है बात? अर्थव्यवस्था, कैसी अर्थव्यवस्था यहां पर टिकी हुई भाई? हम अपने राज्य को क्या है, आरंभ में तो केवल बलि नामक कर चलता था कि जिससे जितना बन पड़ता था वो राज्य को देता था। धीरे धीरे जो है अलग अलग प्रकार के करारोपण जो है यहां पर आना चालू हुआ था। लेकिन जैसे हम मध्यकाल देखते हैं तो यहां पर संस्कृत, पाली, प्राकृत के साथ साथ क्या आ गया भाई? अरबी एवं फारसी। क्या आ गया भाई? यहां पर अरबी एवं फारसी का प्रवेश हो गया। यहां पर इस्लाम का उदय हुआ और शैव, वैष्णव, सनातन, बौद्ध, जैन के साथ साथ क्या है इस्लाम का प्रवेश हुआ। साथ ही साथ में यहां पर पारसियों का भी आगमन होता गया भारत में, जो आगे चल के और अंग्रेजी शासन काल के दौरान और ज्यादा बढ़ेंगे। ठीक है बात? यहां पर हमारे भाषा शैली या धर्म, इसके साथ साथ हम लोगों ने अपने शासक वर्ग को सुल्तान या बादशाह करके पुकारना चालू किया। अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं कि यहां से जो है भू राजस्व व्यवस्था में काफी कुछ बदलाव आएगा। टैक्स कलेक्शन को लेकर के बदलाव आएगा। आज की जो भू राजस्व व्यवस्था है, आप लोग जब जाते हैं अपना आय जाति निवास बनवाने के लिए, वहां पर जो B1 P1 खसरा वगैरह जो लिखा मिलता है, किस्त बंदी, खतौनी, ऐसे शब्द कुछ कुछ लिखा मिलता है, देखो ना P1 B1 फॉर्म वगैरह, उसमें जो भी शब्दावली वगैरह आप देखते हो वो प्राचीन काल में शेरशाह सूरी के ही क्या है जो वित्त विभाग के प्रमुख थे टोडरमल, उनके द्वारा बनाई गई व्यवस्था है। शेरशाह सूरी, और शेरशाह सूरी के बाद में उसी टोडरमल को अपना लिया किसने? अकबर ने। और वही अकबर के जो है यहां पर काम करते हुए टोडरमल ने जो भू राजस्व व्यवस्था बनाई थी वो सारा आज भी हम लोग क्या है, गवर्नमेंट जो है, अभी चुनाव आ रहा है, फिर से पट्टाधिकार वगैरह को लेकर के चर्चा चलेगी। ये जो पट्टा बात है, पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था, वो मध्यकाल में शेरशाह सूरी ही सबसे पहले लेकर के आया था। ठीक है बात? क्या ये जो पट्टा इत्यादि की बात है, अब पट्टा क्या है, ये क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है बात? लेकिन यहां से आप इन बातों को समझें कि हमारे पास में कुछ सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक परिवर्तन इत्यादि सारा कुछ हो रहा है। होता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? और फिर जैसे ही भारत में होगा क्या? अंग्रेजी का प्रवेश। क्या आएगा भाई? अंग्रेजी का प्रवेश होगा। यहां पर ईसाईयत, साथ ही साथ में हमारा जो शासक वर्ग है वो कहलाने लगेगा गवर्नर या गवर्नर जनरल या वायसराय, इस प्रकार की चीजें कहलाने लगेंगी। अर्थव्यवस्था में हमारी कमर टूटने लगेगी।
अर्थव्यवस्था में कमर टूटने लगेगी। क्या अंग्रेज जब यहां पर आए तो सबसे पहले नीति उन लोगों ने क्या अपना लिया था हमारे पास में कि किसी प्रकार से फूट डालो, वो तो बात की बात है भाई। सबसे पहले तो उन्होंने व्यापारिक नीति अपनाई कि कैसे भी करके हम, वो क्या है, हमें एक व्यापारिक क्षेत्र बना के रखना चाहते थे, व्यापारिकरण। दूसरा, उसके बाद में उन्होंने अपनाया औद्योगिकीकरण की नीति, औद्योगिकीकरण। व्यापारीकरण में क्या, इस तरीके का व्यापार करना कि भाई उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, किसी प्रकार हमारे यहां के शासक वर्ग को या तो पराजित करके उनको अपने वश में करके रखना। हमारे यहां के लोग टैक्स देके सामान खरीद और बेच रहे हैं, और वो अंग्रेज या पुर्तगाली वो यहां पर फ्री में ट्रेड कर रहे हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर के आए थे पुर्तगाली लोग। गुजरात के क्षेत्र में व्यापार करने के लिए अकबर को भी टैक्स देना पड़ता था। ये पूरे व्यापारिक नीतियां, ठीक है बात। ये बहुत सारी चीजें जो यहां पर हम देखेंगे, कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करूंगा मैं भविष्य में, दस्तक इत्यादि। तो ये सारे शब्दों के माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार जो है यहां पर व्यापारिक नीतियां बदलती चली गई। साथ ही साथ में औद्योगिकीकरण, इसमें क्या हुआ कि भारत को कच्चा माल का निर्यातक बना के रख दिया गया कि हमारे यहां से पूरा कच्चा माल जाए, नील वगैरह, रेशम, है ना, जूट, कपास, सब कुछ यहां से जाए। औद्योगिकीकरण, भारत को कच्चा माल का पूरा निर्यातक बना के रख दिया गया। नील की खेती करवा रहे हैं, नील यहां से जा रहा है, ठीक है बात। सारे कृषि या मसाले की तो यहां से लेकर जा ही रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात, भारत की जनसंख्या को वो अब एक उपभोक्ता के तौर पर भी देखने लगे, और हमें अपने द्वारा बनाए गए मिलों में बने हुए कपड़े या इत्यादि सारी चीजों को ला लाकर यहां पाटते गए। 1858 तक ये वाली चीज चली लगातार, और फिर उसके बाद में हुआ 1857 का विद्रोह हुआ। 1858 के बाद में चीजें बदलने लगी, और उसके बाद यहां से अंग्रेजों की केवल और केवल एक नीति चली, वित्तीय नीति। किसी प्रकार कुछ ऐसा किया जाए कि यहां से जैसे तैसे करके अधिक से अधिक पैसा जो है यहां से खींच करके ले जाएं। और इस दौरान इन्होंने बहुत सारे राजनीतिक प्रपंच भी किए। क्या, उनकी 3 नीति है, व्यापारिक नीति, औद्योगिकीकरण की नीति और वित्तीय नीति, पैसा लूट के ले जाना। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। राजनीति में हम देखते हैं या समाज में हम देखते हैं, फूट डालो शासन करो। 1857 की क्रांति तक चाहे वो हिंदू राजा हो चाहे वो मुसलमान राजा हो, एक दूसरे के लिए नहीं लड़ रहे थे, दोनों मिल करके, हिंदू राजा मुसलमान सेनापति बना करके, मुसलमान राजा हिंदू सेनापति बना करके वो आपस में लड़ रहे हैं। आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ोगे, वहां पर आपको पता चलेगा कि राणा सांगा का साथ अफगान लोग दे रहे थे, बाबर की सेना में हिंदू भी शामिल थे। वो राजनीतिक लड़ाई थी भाई, हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी, तब तक की बात है ये। हाँ, जब जो राजा रहा है वो अपने से निचले तबके के लोगों को अलग अलग प्रकार की नीति अपनाया है। जैसे अकबर जो है वो ठीक ठाक नीति अपनाया, बाद में आरंभ में उसने भी लोगों को मारा काटा है, लेकिन जब उसकी तलवार चली है तो वो हिंदू की गला है कि मुसलमान का गला है, ये नहीं देखा है वो। बाद में अकल ठिकाने आई तो फिर ठीक है, दोनों के लिए काम कर लिया। और औरंगजेब की नीति कठोर थी, वो मंदिर तोड़ा, हाँ ठीक है। तो हिंदू मुसलमान वाद वहां पर नहीं बढ़ा मध्यकालीन इतिहास में, यह वाद बढ़ना चालू हुआ फूट डालो शासन करो की नीति के तहत। पहले 2 राजाओं के बीच में फूट डलवाने का काम करते रहे अंग्रेज, और राज्य प्रशासन जब खत्म होने लगा भारत में, तब फिर आ गया बंगाल विभाजन जैसे शब्द। 1905 1885 में कांग्रेस बना दिया गया। कांग्रेस में हिंदू मुसलमान सब बारी बारी से क्या बनते जा रहे हैं, अध्यक्ष बनते जा रहे हैं। 1897 रहमतुल्लाह सयानी साहब अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, और उसमें पहली बार वंदे मातरम गाया जा रहा है। कैसे अंग्रेज हमारे यहां शासन करते भाई। 1905 में कर दिया बंगाल विभाजन, मुसलमानों को सह देते गए। 1906 में करवा दिया क्या, मुस्लिम लीग की स्थापना। उसी मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद में धीरे धीरे वहां पर एक छोटा सा नेता उभरता चला गया, नाम कहलाया बाद में मोहम्मद अली जिन्ना, बन गया पाकिस्तान। यह फूट डालो शासन करो की नीति ही है, या अपने इन व्यापारिक, औद्योगिक या वित्तीय आकांक्षाओं को पूर्ति करने के लिए ही अंग्रेजों ने समय समय पर कभी टेलीग्राम, कभी प्रेस, तो कभी रेलगाड़ी वगैरह वगैरह कुछ बनवाए। भारतीय शिक्षा में विकास का चरण, भारतीय शिक्षा को डुबाने का चरण यहां पर चला है।
कैसे कैसे क्या कुछ हुआ है, ये सारी चीज हम लोग को आधुनिक भारत के इतिहास में समझना है। तो क्या परिवर्तन आया है यहां पर? प्राचीन काल में हमारे राजा हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, हमारे धार्मिक सामाजिक संस्कृति का संरक्षण कर रहे हैं, हमसे टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं और हमें जो है कुछ नियम कानून के साथ में हमको जीवन यापन कराना सिखा रहे हैं। भाषा क्या हमारी? संस्कृत, पाली, प्राकृत। यहां पर विभिन्न प्रकार के मत भी हैं। देखो आज जितना हिंदू मुस्लिम कट्टर नहीं है, पहले वैसे ही भारत में यहां षड दर्शन है, बौद्ध है, जैन है और बहुत विचारधारा अलग है भाई। बौद्धों की विचारधारा काफी अलग है, जैनियों की विचारधारा काफी अलग है। चारवाक तो फिर जाने दो, वो इन सबको धोएगा पकड़ के। वो दर्शन में और डिटेल में बताऊंगा मैं, ठीक है बात। बहुत सारे दर्शन यहां पर हैं। वही चीज अगर हम लोग यहां मध्यकाल में देखें तो यहां पर हमारे संस्कृतियों का समागम हुआ, इस्लाम का आगमन हुआ। सनातन मत और इस्लाम में आपस में बहुत सारी प्रथाएं एक्सचेंज भी हुई। इस्लाम में तो गाना बजाना ये सब कुछ मना ही था, लेकिन सनातन मत के भजन कीर्तन को लेकर के वहां भी सूफी संतों ने सूफी गाने गाने चालू किए। हमारे यहाँ पर मेहराब इत्यादि की पद्धति, घर के सामने द्वार इत्यादि को सजाना, वो सब इस्लाम से ग्रहण किया गया। तो आपस में मेल जोल होता चला गया। आप देखो सिखों गुरु नानक जी, वो तो दोनों के बीच के पुल थे, दोनों को साथ लेकर के चलते थे। लेकिन धीरे धीरे यहां पर राजनीति में ऐसा परिवर्तन आया कि न यहां पर हिंदू शासक ताकतवर रहे, न इस्लाम ताकतवर रहा, और फिर एंट्री लिया किसने? ईसाइयत ने। और बाद में जो है यहां पर पूरी राजनीतिक समीकरण ही बदल के रह गया। और अंततः आज हम लोग क्या है, बहुत सारे हिंदू मुस्लिम विवाद इत्यादि देख रहे होते हैं, ठीक है बात। तो शासक वर्ग यहां रहे हैं, शासक वर्ग यहां भी रहे हैं। यहां पर भी हम लोग आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक रूप से क्या किए? ग्रो किए हैं। यूं ही मजाक में क्या है, लाल किला या ताजमहल नहीं बन जाता है। पर्यटन स्थल है हमारे यहाँ पर बने हैं, कैसे बने, क्यों बने, क्या बने, मध्यकाल में देखेंगे सारा। लेकिन वो सारी चीज, निर्माण कार्य यहाँ हो रहा है, जो पैसा यहाँ का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो यहीं यूज हो रहा है ना। ले जा करके तुर्क तो नहीं भेज दिए लोग, अरब देश तो नहीं भेज दिए, यहाँ के लोगों को काट करके कहीं और तो नहीं भेज दिए। जो हुआ यही हुआ है, यहीं की विचारधारा के साथ हुआ है। और यहां पर क्या हुआ है? पूरा का पूरा हमारा क्या है? ड्रेन ऑफ वेल्थ। क्या बोला जाता है उसको? क्या बोला जाता है इसको? ये सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी जी ने। किन्होंने दिया था? दादा भाई नौरोजी जी ने बताया था सबसे पहले कि भाई आखिर भारत में लूट क्या है, कैसे इसको लूटा जा रहा है, मीठी मीठी बातें करके यहां से कैसे वसूला जा रहा है, ठीक है बात। तो ये परिवर्तन जो आप देखे, ये तीनों काल में परिवर्तन समझ में आया कि नहीं आया? बताओ जल्दी से, हाँ कि ना? अब एकदम क्लियर रहेगा प्राचीन में किस तरीके की बातें होंगी, मध्य में किस तरीके की बातें होंगी और आधुनिक में किस तरीके की बातें होंगी। क्लियर है एकदम? अरे बोलो हाँ। तो चलो फिर कुछ टॉपिक देख लेते हैं कि प्राचीन में क्या पढ़ेंगे, मध्य में क्या और आधुनिक में क्या। ये थोड़ा सा टॉपिक देख लेते हैं। टॉपिक देख ले। अच्छा फोटो खींचना है, खींच लो जल्दी से, चलो जल्दी। खींच लिए? चलो तो देखते हैं हम लोग यहां पर कौन कौन से मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। पूरे इतिहास के एक झलक हम लोग टॉपिक देख लेते हैं, किन किन टॉपिक पर, किन किन बातों पर चर्चा होगी। जैसे इतिहास सुनते ही, और कुछ जाने ना जाने कोई व्यक्ति, लेकिन इतिहास सुनते ही उसको जो है हड़प्पा सभ्यता नामक शब्द याद आता है, मुगल शासन याद आता है, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य याद आता है, अंग्रेजों का शासन याद आता है। तो उन्हीं को क्रोनोलॉजी जमा लेना ज्यादा बेहतर होगा हम लोगों के लिए, है ना, ताकि हमारे दिमाग में रहे कि कब क्या पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इसको क्रोनोलॉजी जमाने से पहले मैं एक थोड़ा सा चीज जो है क्लियर कर लूं। कई बार क्या है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है, आप लोग बुद्धिमान लोग हो, आता होगा, लेकिन फिर भी एक बार सुन लो। क्या आता होगा कि भाई जो हमारा कालक्रम है ना, जो हम लोग लिखते हैं, अगर ये 0 है हमारा, तो 0 के बाद ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, ये 100 ईस्वी, ये 1000 ईस्वी, ये 2000 ईस्वी, ऐसा चलता रहेगा। क्लियर है बात? ये क्या है हमारा? ईस्वी, या इसी को हम कहते हैं एडी, एनो डोमिनी। क्या बोला जाता है जी? एडी या एनो डोमिनी। ठीक है बात? हाँ कि ना?
क्लियर है बात? आजकल इसी एडी को बोला जाता है सीई अर्थात कॉमन एरा। क्या बोला जाता है? कॉमन एरा। जीरो हमने किसको माना था भाई? यीशु मसीह के जन्म से लेकर के, है ना? तो बहुत सारे देशों ने इसका विरोध भी किया है कि भाई यीशु मसीह मानने वाले तुम चंद लोग हो, हम पूरे लोग यीशु मसीह से ही क्यों माने? हाँ चलो ठीक है, अब मान लिए जीरो तो उसी को मान लेते हैं, लेकिन उसको फिर एनो डोमिनी वगैरह नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? इसको कॉमन एरा। यहां के बाद से कॉमन एरा है। लेकिन इससे पहले क्या होगा? गणित का संख्या रेखा आपने देखा होगा कि जीरो के ठीक पहले यहां होता है -1, उससे दूर होता है -2, फिर होता है -3, वैसी फिर -600, -1000, ऐसा होगा कि नहीं होगा? इसके लिए हम लोग शब्द प्रयोग करते हैं, जैसे इसमें ईस्वी बोल रहे थे ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ईसा पूर्व। क्या बोलते हैं जी? इसको बोलते हैं हम लोग ईसा पूर्व बोलते हैं। इसको बोला जाता है क्या? बीसी, बिफोर क्राइस्ट, या बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। जीरो के बाद कॉमन एरा या एनो डोमिनी, या जीरो से पहले को हम लोग बोलते हैं क्या? बिफोर क्राइस्ट या फिर बिफोर कॉमन एरा, बीसी या बीसीई। ये हिंदी में बोला जाए तो ईस्वी और ईसा पूर्व। अब यहां पर देखने की बात यह है कि अगर मैं आपको कहता हूं कोई एक घटना घटित हुई 1000 ईस्वी में और एक घटना घटित हुई 1700 ईस्वी में, कौन ज्यादा पुराना है बताओ? 1000 ईस्वी। वही दूसरी तरफ मैं आपको कहता हूं कि एक घटना घटित हुई है 1000 ईसा पूर्व में और एक घटना घटित हुई है कब? 1700 ईसा पूर्व में। कौन ज्यादा पुराना हुआ? बोलो, कौन ज्यादा पुराना हुआ? इधर जितना वैल्यू बढ़ता जा रहा है ये उतना पुराना होता जाएगा। इतना तो सबको आता है ना? हाँ गे ना? -1 से ज्यादा बड़ा है, ज्यादा छोटा है -2, और छोटा है -3, और छोटा। वैसे इधर हम लोग जितना खिसकते जाएंगे जीरो के बाद वो उतना ही क्या होता जाएगा? पुराना होता जाएगा। क्लियर रहते हो ना सबके सब इस बात पे? हाँ गे ना? बड़े बुद्धिमान लोग, गुड। चलो यही उम्मीद था मुझे तुम लोगों से। तो अब तो मुझे यहां पर वो 750 वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है ना? पक्का? तो प्राचीन इतिहास यहां पर हम लोग चालू करते हैं पढ़ना पाषाण काल से। कहां से पढ़ना चालू करते हैं भाई? पाषाण काल। इसी को मैं कहता हूं क्या? आरंभ से। लिखेंगे इसको हाँ भाई, क्या देखें हम लोग? सबसे पहला पॉइंट पाषाण काल। पाषाण काल मतलब कि अब वो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के हमारा काम चालू हो जाएगा। आग की खोज, कृषि करना, आरंभ करना, पहिए की खोज, पहली बार पत्थर का प्रयोग, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल इत्यादि सारा पूरा पाषाण काल से लेकर के नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, पूरा का पूरा हम लोग क्या है यहां पर हम लोग देखेंगे क्या? मेसोलिथिक एज वगैरह, नियोलिथिक एज, और फाइनली ताम्र पाषाण काल अर्थात चाल्कोलिथिक एज तक को यहां पर देखते हैं। पाषाण काल, पाषाण काल के बाद ही हम लोग देखेंगे यहां पर आता है क्या? हमारा हड़प्पा काल। क्या आ जाएगा जी? हड़प्पा सभ्यता। पाषाण काल के बाद क्या आ जाएगा? हड़प्पा सभ्यता। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के पश्चात यहां पर आता है हड़प्पा सभ्यता। अब ये संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, ये सब अभी मैं नहीं बताऊंगा, बस हमको क्योंकि क्रोनोलॉजी जानना है कि कब कब क्या क्या घटना हो रहा है। पाषाण के बाद में क्या पढ़े हम लोग? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है बात? हड़प्पा के बाद में यहां पर हम देखेंगे, यहां पर हड़प्पा के बारे में सब सुने हो ना? वैदिक काल। क्या पढ़ेंगे यहां पर? वैदिक काल। इसको भी दो भाग में बांट लेते हैं हम लोग, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल के रूप में हमने इसको बांट के रखा है। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के रूप में हम लोग इसको बांट करके रखते हैं।
यहां पर क्यों ये परिवर्तन आ रहा है, क्या कुछ है? पाषाण काल में सबसे बड़ी बात जो है, पूरे मानवीय इतिहास में सबसे बड़ी क्रांति कोई है यदि, तो वो है कृषि क्रांति। क्या भाई? कृषि क्रांति। कृषि क्रांति हुई पाषाण काल में, लोग बाग स्थायी जीवन यापन करना चालू किए। कृषि क्रांति हुई नवपाषाण काल में, स्थायी जीवन आरंभ हुआ। इसीलिए ताम्र पाषाण काल में एक संस्कृति क्या हुआ, डेवलप हुआ, और वही संस्कृतियों के समागम से एक सभ्यता का विकास हुआ जिसे हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बाद में हम देखते हैं यहां पर वैदिक काल आता है, ऋग वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल। दोनों कालों में बहुत डिफरेंस है, दोनों कालों में महिलाओं की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। ऋग वैदिक काल पूरे विश्व के इतिहास में इकलौता काल है जहां पर महिलाओं को उचित स्थान दिया नहीं गया था, उन्हें स्वतः ही प्राप्त था। आज हम लोग बार बार चर्चा करते हैं, अगर महिलाओं के सशक्तिकरण पर बात की जाए, किसी महिला से ही पूछा जाए महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, सरकार को महिलाओं के लिए करना चाहिए, पुरुषों को बराबर ये मिलना चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। पुरुष कौन होते तुमको देने वाले? तुम्हारे पास वो स्वतः ही हो, तब तो वो स्थिति आएगी। बाद के काल में ऐसी स्थिति आ जाती है कि महिलाएं वेद पाठ नहीं कर सकती, ये बात आएगी। जबकि ऋग्वेद में अपाला, घोषा, लोपमुद्रा, ऐसे बहुत सारे विदुषियां हैं जिनका लेख इसमें है। उनको किसी ने स्थान दिया, कोई ऋषि आकर के नहीं 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 आप भी बहुत अच्छा बोलते, आइए आप भी विदुषी बन जाइए ना, वो विदुषियां थीं, उनको दिया नहीं गया था। अलग से पढ़ाई नहीं होती थी उस समय कि हाँ ये भारत की प्रथम राष्ट्रपति बनी, भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। क्यों पढ़ना पड़ रहा है अलग से? ये स्थिति है ही क्यों समाज में? तो ऐसी स्थिति, और मैं भारत की नहीं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। पूरा दर्शन का इतिहास उठा करके देख लेंगे हम लोग, भविष्य में दर्शन शास्त्र पढ़ेंगे, एक भी महिला दार्शनिक नहीं है पूरे दर्शन शास्त्र में, एक भी, एक सिंगल। क्यों नहीं है? उसके पीछे कारण ये है कि ऋग्वैदिक काल में केवल थी, उसके बाद न भारत में न पूरे विश्व में कहीं पर भी ऐसा हुआ ही नहीं। समझ में आई बात? तो अब अगर महिलाएं कुछ कुछ अपना सोच कहीं कहीं पर रख देती हैं तो बाकियों को तो उठपटांग लगेगा ही ना। आदत ही नहीं कई हजार सालों से सुनने का, तो उस पुरुष प्रधान समाज को थोड़ा उठपटांग लग ही जाएगा अगर महिलाएं कुछ विचारधारा रख दे तो। ठीक है बात? नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ा सा अलग लग रहा है। अलग क्या लग रहा है? तो ऋग्वैदिक काल में जो महिलाओं की स्थिति थी उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आया उत्तर वैदिक काल में। यहां ऋग्वैदिक काल में जो जाति व्यवस्था या कहना चाहिए वर्ण विभाजन था, वो कैसा था? वो था कर्म पराधीन, जो जैसा कर्म करेगा उस जात का कहलाएगा। वो जाति ऊपर नीचे वाली बात नहीं थी। परिवर्तन हो गया उत्तर वैदिक काल में। ऐसे हमारे क्या है, राजनीतिक परिवर्तन भी हुए, यहां जन थे यहां जनपद हो गए। और यही सब परिवर्तन आगे चल के दो प्रकार के परिवर्तन को फिर प्रेरित करता है। क्या? मैंने कहा यहां पर सामाजिक परिवर्तन बहुत ज्यादा हुए और धार्मिक रूप से यहां पर क्या है, आडंबर इत्यादि भी बढ़ने लगा। बहुत सारे परिवर्तन हुए। कुल मिलाकर के यहां पर हमें फिर से एक टॉपिक पढ़ना होगा 600 ईसा पूर्व में धार्मिक बदलाव। और ये जो धार्मिक बदलाव या कहना चाहिए धार्मिक आंदोलन है, इसी के तहत हम पढ़ेंगे यहां पर बौद्ध और जैन को। क्या को पढ़ेंगे भाई? बौद्ध और जैन मत को, गौतम बुद्ध महावीर स्वामी के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ में हमारा एक टॉपिक ये भी बनेगा 600 ईसा पूर्व में हुआ राजनैतिक परिवर्तन। क्या होगा यहां पर? राजनैतिक परिवर्तन। धार्मिक आंदोलन जो हुआ उसने समाज को और धर्म को एक नई दिशा दिखाई। देखो यहां पर समाज और धर्म को। और जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ वो आर्थिक व्यवस्था को और राजनीतिक स्थिति को एक नया दिशा दिखाता है। यहां पर बनते हैं क्या? 16 महाजनपद। क्या बनते हैं यहां पर? 16 महाजनपद। जो ऋग्वैदिक काल में जन थे वो उत्तर वैदिक काल में जनपद हुए और उत्तर वैदिक काल के बाद में 16 महाजनपद हुए। क्या हुए भाई? 16 महाजनपद हुए। इन 16 महाजनपदों में से भी सर्वश्रेष्ठ बन के उभर रहा था कौन? मगध। और इस मगध की कहानी में फिर एक आचार्य, भारत, ये जो संपूर्ण भारत, अखंड भारत के पहले स्वप्न दृष्टा का नाम आता है, नाम है कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य। चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा उन्होंने पूरे भारत को एकीकृत किया था। कहलाता है ये मौर्य साम्राज्य। क्या कहलाता है भाई? मौर्य साम्राज्य कहलाएगा।
और मौर्य साम्राज्य में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? चंद्रगुप्त के बारे में, बिंदुसार के बारे में और अशोक के बारे में। ऐसा नहीं कि मौर्य पहला राजवंश था भारत का, ना, मौर्य पहला नहीं था। मौर्य से पहले भी हर्यक थे, नंदवंश थे, शिशुनाग वंश था, बहुत सारे थे। लेकिन मौर्य था जो कि राजवंश नहीं, साम्राज्य कराया, डायनेस्टी नहीं, अंपायर खड़ा किया इसने। क्लियर है बात? तो ये मौर्य साम्राज्य के बाद में। लेकिन मौर्य साम्राज्य के बाद मैं यहां पर लिख रहा हूं, उसको मध्यकाल मत समझिएगा। मौर्य साम्राज्य के बाद में हम देखेंगे, मौर्य साम्राज्य के बाद में मौर्योत्तर काल आएगा, अर्थात मौर्यों के बाद में एक खाली टाइम आया, जिस समय हम लोग देखते हैं कि कोई विशेष भारत में किसी एक साम्राज्य की स्थापना नहीं हो सकी, बल्कि इस काल में 3-4 अलग अलग राजवंशों ने शासन किया। शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश। और भारत में इस समय भी आक्रमण हुआ। कनिष्क का नाम सुने हो? चीनी था वो, चीनी लगता कहीं चीनी। विम कटफिसस, कुजुल कटफिसस और कनिष्क ये आए हैं कहां से? चीन से। यूची जाति के लोग हैं ये लोग। कुषाण कबीला, शक कबीला, हिंदयवन कबीला, पहलव कबीला। हिंदयवन, पहलव, शक, कुषाण, ये 4 जातियों का भारत में आक्रमण हुआ। मजे की बात यह है कि आक्रमण करने भारत तो आए, लेकिन इनका खुद का भारतीयकरण हो गया। कनिष्क बौद्ध मत को मानने वाला, उसे चीनियों ने तिएंचु विजेता कहा। तिएंचु मतलब भारत विजेता। और कनिष्क ही वो राजा है जो चाइना के लोगों के ऊपर में प्रतिबंध लगा दिए थे, रेशम मार्ग का प्रयोग तुम लोग नहीं करोगे। क्या करना है तो साहब, यहां पर सामान को बेचोगे तो भैया वहां लेके जाते थे तो अच्छा रेट मिलता था, बोले कौड़ियों के दाम बेचोगे। और यहां से भारतीय व्यापारी लेके जाएंगे रोम, और रोम में जाकर के फिर उस समय रोम का आधा से ज्यादा चांदी भारत आ चुका था। कनिष्क ने ऐसा किया था। अब कनिष्क को कैसे चीनी मानोगे तुम? उसको तो भारतीय ही मानने की इच्छा होगी ना भाई। समझ में आई बात? वो किसको मानता था? गौतम बुद्ध को मानता था कनिष्क। ठीक है, तो ऐसे सारे यहां पर मौर्योत्तर काल में क्या हुआ, जो भी आक्रमणकारी आए उनका क्या हुआ है भाई? भारतीकरण हुआ है, संस्कृति में परिवर्तन। और इसके पश्चात फिर आया क्या? गुप्त काल। क्या आया भाई? गुप्त काल में देखो, गुप्त काल तक आते आते क्या हुआ था? ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल के बाद में जो ब्राह्मण जाति हैं, जो सनातन मत के बहुत सारे तत्व क्या हो गए थे? विलुप्त हो गए थे। गुप्त काल में फिर से ब्राह्मणवाद जो है आरंभ होता है नए तरीके। सातवाहन में भी हुआ था वैसे, लेकिन गुप्त में खास करके वैष्णव मत को और ज्यादा बल मिला। मंदिर बनने चालू हुए। जितने भी आज के डेट में आप मंदिर देखते हो, यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में सिरपुर वाला भी, ये सब जो है आरंभ हुआ कहाँ? गुप्त काल में। नए रूप से पुराण इत्यादि सब लिखे गए, पुराने धर्म ग्रंथों पर दोबारा से चर्चा हुई, उनको रिन्यू किया गया। सारा कुछ कहाँ हो रहा है? गुप्त काल में। और गुप्त के बाद में आया गुप्तोत्तर काल। गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? गुप्त काल न लिख करके इसको लिखना है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के काल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। क्यों? ये वही टाइम है जब भारत मैथ्स में एकदम आगे। शून्य की खोज हुई इसी टाइम पर। यहीं पर हम लोगों ने चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण इत्यादि के बारे में बता दिया है ना। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण इत्यादि के बारे में यहां पर पता चला है। यहीं पर जो है पाई का मान पता चला है। सूर्य सिद्धांतिका इत्यादि यहां पर बुक आए। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता यहां पर है। अंग प्रत्यारोपण, आंतरिक अंग प्रत्यारोपण, किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो रहा था भाई इस समय भारत में। पाई मतलब गणित में हम लोग आगे हैं, विज्ञान में आगे हैं। रस, चूर्ण और तेल विधि, किस चीज की बीमारी के लिए कौन सा रस पीना है, मतलब पूरे पूरे आयुर्वेद का क्या है यहां पर खजाना। नागार्जुन जैसा केमिस्ट नहीं है संसार में कोई। ऐसे सारे काम कहां पर हो रहे हैं? गुप्त काल में हो रहा है। कहां पर हो रहा है? गुप्त काल में। ये सारी घटनाएं यहां पर घटित हो रही, परंतु उसके बाद कोई भी एक राजनैतिक शक्तिशाली शक्ति हमारे ऊपर शासन नहीं कर सकी, जिससे कि क्या है, हमारे जो विज्ञान, साहित्य के क्षेत्र में भी स्वर्ण काल था भाई। कालिदास का नाम सुने होंगे आप लोग। इसी काल की बात है पूरी पूरी। न केवल कालिदास बल्कि बहुत सारे अन्य भी थे यहाँ पर, शूद्रक वगैरह बहुत सारे लोग थे यहाँ पर। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में यहाँ पर नवरत्नों का दरबार लगा करता था। वो सब म्यूजिक में हम लोग आगे थे, हम साहित्य में आगे थे, मैथ्स में, साइंस में, हर चीज, स्थापत्य कला, ऐसे ऐसे मंदिर इत्यादि निर्माण हुए, हर चीज में स्वर्णिम काल था ये। लेकिन उसके बाद प्रशासनिक रूप से एकीकृत न होने के कारण
छिन्न भिन्न हो जाने के कारण में इनको जो है क्या है, इन कारीगरों को या गणितज्ञों को या विभिन्न चीजों को क्या है, सह नहीं मिल पाया और बाद में सब कुछ धीरे धीरे दबता गया, सारी चीज तबाह होती चली गई। देखो आज जो इसरो का इतना नाम हो रहा है, क्या आज से पहले भारत में दिमाग की बुद्धि की कमी थी क्या? वास्तव में हमारे गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था यार कि वैसा खर्चा करें, फिर भी कैसे कैसे करके बैलगाड़ी में साइकिल में ला ला करके रॉकेट लॉन्च करते थे हम लोग, करते थे कि नहीं करते थे? अब जब हम लोग धीरे धीरे से क्या है, आर्थिक रूप से क्या होते गए हैं भाई, इसरो बाकी देश का भी क्या करता गया भाई, बीच में सैटेलाइट लॉन्च वगैरह किया ना, थोड़ा बहुत पैसा आया, इंडियन इकोनॉमी भी थोड़ी सी क्या है इस लायक हुई कि वो रिसर्च पर क्या कर सके, इन्वेस्ट कर सके, रोटी कपड़ा और मकान से थोड़ा आगे हम लोग सोच पाए, तब जा करके हम लोग क्या किए, कभी न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, कभी हम सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, ये सब कब हो पाया? ऐसा नहीं कि भारत में संसाधन या बौद्धिक संपदा की कमी थी, कमी किस चीज की थी? राजनैतिक रूप से सपोर्ट की या आर्थिक सपोर्ट की, और वही यहां पर हुआ, यहां से आर्थिक राजनीतिक मदद बंद और हमारा विज्ञान, गणित, साहित्य, स्थापत्य कला सब कुछ क्या हो गया, दब गया। और फाइनली गुप्तोत्तर काल में एक हुए थे हर्षवर्धन जिन्होंने इस पर ध्यान दिया, उसके बाद फिर कोई नहीं। और ऐसी अस्थिर काल में फिर आरंभ हुआ क्या, अरब एवं तुर्कों का आक्रमण। और अरब एवं तुर्कों का आक्रमण चालू होता है कब, मध्यकालीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास में कितना पढ़ना है, मात्र ये टॉपिक है हमारे पास, क्या क्या, पाषाण काल, हड़प्पा, वैदिक काल, 600 ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन, फिर राजनीतिक परिवर्तन मतलब महाजनपद, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर, खत्म। इतना ही पढ़ना है कि इसमें प्राचीन में। क्लियर है बात? अब देख लेते हैं एक बार मध्यकाल में क्या पढ़ेंगे हम लोग, नोट कर चुके थे इसको? मध्यकालीन इतिहास में क्या कुछ पढ़ सकते हैं? मध्यकालीन इतिहास में चलिए एक बार फिर से अब देखेंगे एक बार ध्यान से मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में क्या कुछ पढ़ सकते हैं हम लोग? तो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले तो क्या, इस्लाम का उदय। भाई जो आक्रमण हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा पहले जान लेना भी तो जरूरी है। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहां, कब हुआ, कब से इस्लाम का जो है ये हिजरी सम्मत आरंभ हुआ है ना। 622 ईस्वी में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब जो है वो मक्का से मदीना क्या करते हैं, यात्रा करते हैं, हज बोला गया बाद में। 632 में उनका इंतकाल हुआ। 632 में उनके इंतकाल के पश्चात ही सिया और सुन्नी विवाद आरंभ हुआ अबू बकर और अली के चक्कर में, खलीफा के पद के लिए। अब खलीफा क्या है, खिलाफत क्या है, समझेंगे धीरे धीरे बाद में। इस्लाम का उदय और आपस में उनका बैर, फाइनली फिर क्या अलग अलग देशों में क्या उनका फैलते जाना और फैलते हुए भारत में आगमन। जहां भी इस्लाम ने प्रवेश किया उस क्षेत्र को पूर्ण रूप से काट दिया। क्यों? क्योंकि वहां का मूलाधार जो सांस्कृतिक रूप से जो वहां की विरासत है वो थी ही नहीं। किसी प्रकार से लोग बाग कबीला के रूप में जीविकोपार्जन कर रहे थे, ऐसे हुआ करते थे बाकी देश, इवन ऑटोमन साम्राज्य भी। भारत के आधुनिक इतिहास को पढ़ाते हुए जो हमारा टॉपिक चलेगा वहां पर मैं ऑटोमन एम्पायर के बारे में बात बताऊंगा आपको, क्यों ईसाईयत इस्लाम से इतना चिढ़ता रहा, क्या कारण है कि जहां जहां यूरोपी पहुंचे उन लोगों ने कुछ ऐसा प्रपंच रचा कि हर कोई इस्लाम के विरोध में आ जाए। वास्तव में नफरत तो उन्हें थी, चिढ़ था, नफरत क्या थी, चिढ़ था। और वो चिढ़ क्यों और कैसे था देखेंगे हम लोग आगे, ठीक है बात। मैं अभी के किसी विशेष जाति विशेष पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो इतिहास में घटना घटित हुई है उसको लेकर के हमको चर्चा करना जरूरी है। तो इस्लाम का उदय, इस्लाम मुसलमान कहते किसको हैं, मुसल्लम है अर्थात पुख्ता है ईमान जिनका, जो ईमान से बहुत पुख्ता हो वो मुसलमान है। लेकिन यहां पर क्या कुछ बातें यहां पर हुई, कैसे कैसे इनका जो है आगमन हुआ और क्या कुछ हुआ, इसमें हम लोग इस्लाम के उदय के साथ साथ देखेंगे क्या, भारत में अरबों एवं तुर्कों का आक्रमण। क्या देखेंगे भाई, अरबों एवं तुर्कों का आक्रमण। तुर्कों का आक्रमण। भारत ऐसा क्षेत्र रहा जहां पर अरब का, तुर्क का आक्रमण हुआ, परंतु भारत की संस्कृति हिली नहीं, बल्कि इस्लाम को ही हम लोगों ने कुछ सिखा दिया। ऐसा केवल कहां पर हुआ है, भारत में, बाकी कई जगह नहीं।
आप देखो चंगेज खां ने भारत में आक्रमण किया, चंगेज खां भारत नहीं पहुंच पाया, चंगेज खां भारत में आक्रमण नहीं कर पाया था वो। भारत का कोई राजा चंगेज खां को नहीं हराया, वो आया ही नहीं है। और उसको रोकने का श्रेय किसको दिया जाना चाहिए? इल्तुतमिश को। किसको? इल्तुतमिश को। देखो, और इन सब मुद्दों को लेकर के फेसबुक और व्हाट्सएप का यूनिवर्सिटी मत खोल करके आना, बड़े दिक्कतें फंस जाओगे। ठीक है बात? तो फेसबुक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दूर रहना, तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छे चीजों को समझ पाओगे। एनसीईआरटी फॉलो करना और कुछ अच्छे लेखक है उनको फॉलो करना। चंगेज खां, खां मतलब कि उसको मुसलमान मत समझ लो, वो खां कोई मुसलमान नहीं भाई, वो अलग जनजाति समुदाय है, मुसलमान नहीं है वो। ठीक है बात? उसको रोका एक मुसलमान ने था जिसका नाम है इल्तुतमिश, इस्लाम के खिलाफ जाकर के रोका था उसने। ठीक है बात? कैसे रोका था क्या पढ़ेंगे आगे। अरबों और तुर्कों का आक्रमण हुआ, आपने सुना होगा नाम मोहम्मद गौरी का, महमूद गजनवी का, मोहम्मद बिन कासिम का। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम को जानेंगे हम, बाद में महमूद गजनवी को जानेंगे हम लोग। गजनवी जो कि 17 बार आक्रमण करता है, 16वां आक्रमण सोमनाथ का मंदिर बड़ा फेमस और भयंकर। आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि वहां से शिव जी की मूर्ति को ले जाकर के मक्का मदीना में स्थापित कर दिया है। और कोई अगर सच्चा हिंदू वहां पर पहुंचेगा तो उस दिन डगमग डगमग पूरा पृथ्वी डोलेगा और उसके बाद में मक्का मदीना ध्वस्त हो जाएगा, शिवलिंग वहां से बाहर निकलेगा। बाप रे बाप, बड़ी डरावनी कहानी सुनाते हैं लोग बाग। वो गधा महमूद गजनबी, उसको इस्लाम को मानने वाले लोग कुत्ते की तरह भी नहीं देखते थे, उससे भी गैर भी था। उसको मक्का मदीना शिवलिंग ले जाने देंगे उसको? इस्लाम बहुत अलग चीज है। इस्लाम वो नहीं है जिसका चेहरा तलवार लेकर के कुछ लोग निकले उनको इस्लाम मान लो। रूह अंदर अलग है इस्लाम की, ये सब चीजें जायज नहीं है वहां पर। ये तलवार लेकर के जो लोग निकले हैं ये अलग टाइप की चीजें भाई, ये लोग अलग वस्तुएं लोग। वो धर्मांध व्यक्ति नहीं था महमूद गजनबी, वो धनांध था। उसे चाहिए था रुपया, पैसा, सिक्का। हम लोग जितना अपने इतिहास में महमूद गजनबी को पढ़ देते हैं ना, उतना तो उसके क्षेत्र के लोग उसको नहीं पढ़ते हैं। लुटेरा के रूप में जानते हैं उसको। किस रूप में जानते हैं? तुम बताओ। हम अपने इतिहास में अलाउद्दौला को पढ़ते हैं, अलाउद्दौला को पढ़े? पृथ्वीराज चौहान को भी हराए थे वो लोग। अलाउद्दौला की गाथा आती, खाली कहानी, मैहर से जुड़ा हुआ कहानी आता है। आज भी अलाउद्दौला वहां आके युद्ध लड़ते हैं। इतिहास में कोई रोल है उनका? नहीं दिखता ना। वैसी महमूद गजनबी का उसके क्षेत्र में कोई रोल दिखता नहीं है। एक कबीला का एक नेता था, यहां वहां लूट मार करता था, हमारे यहां भी आया। हमारे लोग कमजोर थे, या कहना चाहिए वो सामने से कभी लड़ाई ही नहीं किया, वो लूट लूट करके यहां से भाग गया। क्या किया? वो लूट लूट करके यहां से भाग गया। क्लियर है बात? समझ में आई बात? हाँ कि ना? ठीक है बात? तो ये क्या है? महमूद गजनबी की बात। मोहम्मद गौरी, इसका आक्रमण प्रभावित किया भारतीय इतिहास को। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान ने पहली बार तो हराया 1191, तराइन का पहला युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध 1192, ये निर्णायक युद्ध रहा, क्योंकि इसमें हार गए कौन? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए और मोहम्मद गौरी जीत गया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अनुसार बाद में फिर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मार दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एक घटिया सी मूवी भी आई थी। एक तो ये आदमी साल भर में 4-4 मूवी बनाने के चक्कर में भारतीय इतिहास के साथ में ऐसा छेड़खानी करके बैठ देता है। अच्छा एक्टर है, बहुत मेहनती है, सुबह 4 बजे उठ जाता है, नाम नहीं लेना चाहिए, अब बहुत बढ़िया बढ़िया काम करता है, बहुत बढ़िया बढ़िया मूवी दे भाई, बहुत मेहनती है ना, बहुत बहुत कुछ अचीव किया उन्होंने अपने दम पर। मतलब उनसे सीखने लायक बहुत सारी बातें हैं। लेकिन कुछ भी हरकत करके मत बनाओ भाई ऐसी मूवी। ना वो पृथ्वीराज रासो से मैच खा रहा है वो मूवी का, ना ही वो इतिहास से मैच खा रहा है। कुछ भी हरकत आपने करके दिखा दिया है। समझ में आई बात? थूकने भी जाओ तो थूक गंदा हो जाए, ऐसी मूवी। तो ऐसी चीजों से बच के रहना भाई तुम लोग, ऐसे मूवी से। हाँ, और कुछ मूवी हैं अच्छा, और ये देख भी लोगे तो तुमको कम से कम कनेक्ट तो करते बनेगा कि हाँ कहाँ पर इसने गलत किया है। जैसे एक मूवी आई थी पानीपत, उसमें बढ़िया तरीके से दिखाया गया, युद्ध का क्षेत्र भी दिखाया गया, क्या कुछ घटना घटित हुई थी वो प्रॉपर वे में दिखाया, सीक्वेंस में दिखाया है, सब कुछ दिखाया है। ठीक है बात? तो वैसा ही दिखे तो ज्यादा अच्छा है। या तो थोड़ा बहुत क्या है, साहित्य का मदद ले लो, साहित्य के साथ कम से कम चल लो। इतिहास नहीं तो साहित्य तो फॉलो करो, दोनों फॉलो नहीं कर रहे लोग, खुद ही को हीरो बने रहना है। अरे तुम हीरो का रोल कर रहे, तुम हीरो हो नहीं। ठीक है बात?
तो पृथ्वीराज चौहान जो है तराइन के दूसरे युद्ध में पराजित होते हैं और उनको एक छोटा सा क्षेत्र जो है दे दिया जाता है शासन करने के लिए। बाद में वही उनकी मृत्यु हो जाती है और यहां मोहम्मद गौरी शासन करता है दिल्ली में। गौरी कुछ समय के लिए वापस चले भी जाता है, कहां पर, अपने गौर प्रदेश में। यहां पर वो छोड़ करके जाता है जो सैंधव प्रदेश था वहां कुबाचा को, दिल्ली के क्षेत्र में कुतुबुद्दीन ऐबक को और बिहार बंगाल के क्षेत्र में बख्तियार खिलजी को। 3 लोगों को छोड़ के गया। ये बख्तियार खिलजी वही आदमी है, वही नालायक है जिसने नालंदा जलाया। मोहम्मद बिन तुगलक वही तुगलक है जो अब भारत में आरंभ करेगा दिल्ली सल्तनत का। किसका आरंभ करेगा? दिल्ली सल्तनत। समझ में आई बात? तो तुर्कों, अरबों एवं तुर्कों के आक्रमण का जो प्रभाव हमको देखने मिलता है वो देखने मिलता है दिल्ली सल्तनत के रूप में। दिल्ली सल्तनत 1205 से इसका इतिहास आरंभ होगा, जब जो है मोहम्मद गौरी के मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक उसके पुत्र से जो है परमिशन लेकर के भारत में दिल्ली के क्षेत्र में अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। उधर बख्तियार खिलजी और उसके वंशज वो अफगानी, वो थोड़े से अलग विद्रोही नेचर के थे ही। कुबाचा का अलग अपना चल रहा है, इधर कुबाचा, बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक का अपना अलग चल रहा है लड़ाई। ठीक है बात? सब कुछ एकीकृत होकर चल रहा है, ऐसा नहीं दिल्ली अलग चल रहा है। बाद में धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत फैलता गया। पहले हम लोग देखते हैं कौन सा वंश आया, गुलाम वंश या मामलुक वंश। दूसरा आता है यहां पर कौन, खिलजी वंश। अलाउद्दीन खिलजी इसमें से प्रसिद्ध नाम देखे होंगे आप, सुने हो? एक मूवी आई थी पद्मावती करके, फिर बैन किए तो फिर पद्मावत करके आई, फिर लोगों को पता ही नहीं चला कि पद्मावती पद्मावत है करके, और वो रिलीज हो गई, है ना? करणी सेना वाले विरोध कर रहे थे ना, पद्मावती नहीं 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 नहीं, ऐसा ऐसा कर भयंकर विरोध चला। बाद में फिर पद्मावत किए तो करणी सेना वाले तो समझ ही गए कि नहीं ये तो पद्मावती नहीं है, ये कुछ और है करके। क्या? पहला गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर उसके बाद आया तुगलक, जिसमें आप नाम सुने होंगे मोहम्मद बिन तुगलक का। देखो ये कुछ कुछ फेमस नाम शायद सुने होंगे, नहीं सुने हो कोई बात नहीं, पढ़ेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में, मतलब तुगलक वंश के बाद में यहां पर आएगा सैयद वंश, सैयद के बाद में आएगा लोधी वंश। और लोधी वंश के काल में ही इब्राहिम लोधी के काल में हम देखते हैं कि आक्रमण होगा, जिसके बारे में थोड़ा चर्चा किया था मैं। 1526 बाबर आएगा, इब्राहिम लोधी पराजित करेगा और दिल्ली सल्तनत के बाद हम लोग पढ़ना चालू करेंगे क्या, मुगल साम्राज्य। क्या पढ़ेंगे हम लोग? मुगल साम्राज्य। अब मुगलों की पीढ़ी जब हम लोग देखेंगे तो वहां पर आएगा बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। और औरंगजेब के आगे वालों को हम लोग पढ़ते नहीं है। वैसे तो मुगल शासकों में भी सबसे अंतिम हम लोग देखेंगे तो 1857 में कौन थे भाई? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह, जिनके भी पुत्र और उनके पौत्रों की, नाती पोता बेटे, इनका भी सर धड़ से अलग किया गया था 1857 की क्रांति के दौरान। 2 गज जमीन भी न मिल सकी कूचे यार में। मोहम्मद शाह जफर की जो पंक्तियां हैं ना, भारत के बादशाह रहे, मतलब मुगल बादशाह रहे, इनकी पंक्तियों ने भी 1857 की क्रांति को एकीकृत किया था। आज तो हम औरंगजेब के नाम पर लड़ रहे होते हैं, तो वो औरंगजेब के नाम पर लड़े, औरंगजेब को मुसलमान मानकर मुसलमानों के खिलाफ न लड़े। ऐसे भी मुसलमान रहे हैं जो अकबर है या बहादुर शाह। देखो बहादुर शाह जफर के बेटे और पोतों की गर्दन क्यों काटी गई थी? भारत के लिए काटी गई थी भाई 1857 के क्रांति के दौरान, कि अब कोई बादशाहत नहीं रखी, उखाड़ के फेंक देंगे, ऐसी वाली बात। तो खून तो उन्होंने भी बहाया है ना, वही मुगल वंश ने। तो अब आजादी के बाद में मुगलों को गाली दे दे करके काम करने का क्या फर्क, क्या तुक बनता है? कोई तुक नहीं बनता है उसका। नाम चेंज करना है तो भाई पाक की खाड़ी का नाम चेंज करो ना। रॉबर्ट पाक के नाम पर पाक की खाड़ी बनी हुई है, आज तक उसको। मैं ये वाली लाइन रिपीट कर देता हूं, लेकिन कृपया ध्यान रखें कि रिकॉर्डिंग के टाइम पे बीच में ना आए, ठीक है? हाँ, तो नाम चेंज करना है तो क्या, रॉबर्ट पाक का नाम चेंज करो भाई, पाक की खाड़ी नाम। बच्चे ऐसी कंफ्यूज हैं, पाक की खाड़ी पूछता है, लोग भारत पाकिस्तान सोच लेते हैं, एक नंबर का ऐसे नुकसान हो जा रहा है उधर पे। पाक की खाड़ी कहां? भारत श्रीलंका। बोले नहीं सर, पाकिस्तान होना चाहिए, है कि नहीं? चेंज तो वो होना चाहिए ना भाई साहब, चेंज वो होना चाहिए। जितने भी अंग्रेजों के नाम पर है उनका नाम चेंज करो, वो चेंज होने लायक चीजें हैं, ठीक है बात?
चलो, तो मुगल साम्राज्य मध्यकाल में इतना ही है। लेकिन एक छोटी सी बात और, क्या ये जो दिल्ली सल्तनत काल चल रहा था ना, दिल्ली सल्तनत के टाइम पर यहां पर कुछ विशेष विद्रोह हुए थे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर, और उसकी वजह से यहां पर विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ था। एवं बहमनी साम्राज्य, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में। साथ ही साथ में इस मध्यकालीन इतिहास में हम लोग सूफी और भक्ति आंदोलन को भी जानेंगे। सूफी एवं भक्ति आंदोलन, कौन थे सूफी संत, इनकी क्या विचारधारा थी, भक्ति आंदोलन के प्रणेता कौन थे, क्या थे, इनके बारे में भी हम लोग जानेंगे किसमें, ये मध्यकालीन इतिहास में। लिखिएगा इसको अच्छे से। कर लिए नोट, हटा दें। ये तो सब दिमाग में नोट हो जाएगा यार, एकदम चुटकियों में। एकदम बुद्धिमान लोग, ऐसे विशिष्ट लोगों को पढ़ा रहा हूं, ऐसे छोटे मोटे लोग थोड़ी हो तुम लोग। चलो देखो यार, अब इतना कुछ आपके दिमाग में पहले से रहे कि अभी तक जितनी भी बातें मैं कहा हूं ये सब अभी पढ़ना बाकी है, या तो कुछ लोग पहले से पढ़ चुके हैं तो वो इन सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं, है ना। हमेशा कुछ लोग मध्य से पढ़ना चालू करते हैं, कुछ प्राचीन से और कुछ आधुनिक से, तीनों ही अलग अलग भाग में, है ना। जितने लोग भी आज से अब आधुनिक से चालू कर रहे हैं उनके दिमाग में रहे कि भाई इन चीजों को लेकर के जब भी आवश्यकता होगी हम चर्चा करेंगे, बीच में चर्चा करेंगे, ठीक है बात। जैसे औरंगजेब के टाइम पर ही हमारे वीर मराठा, क्या वीर शिवाजी जो महाराज जो है उनका कालक्रम आएगा, लेकिन शिवाजी महाराज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कहां, आधुनिक काल में। तो जरूर शिवाजी महाराज को पढ़ते हुए हम लोग औरंगजेब का नाम बार बार लेते रहेंगे। पैरेलल में चल रहा है, बस इतना समझ लो। पैरेलल में एक साथ अलग अलग घटनाएं घटित हो सकती कि नहीं हो सकती भाई, हाँ कि ना भाई। अगर हम लोग डेट वाइज ही देखेंगे तो किसी भी क्षेत्र के आधुनिकता को जांचा नहीं जा सकता। अगर आज अभी इसी वक्त प्रलय आ जाए, अबे दुआ नहीं मांग रहा हूं, मतलब मैं कंडीशन बता रहा हूं, अगर गलती से ऐसा हो और उसके बाद खुदाई से प्राप्त अवशेषों से यह पता लगाना हो कि हम कौन सी दुनिया में जी रहे थे, किस प्रकार का हमारा जीवन था, तो भाई अबूझमाड़ से खुदाई अगर कोई कर दे तो अलग टाइप का जीवन पता चलेगा उसको। दिल्ली का अलग पता चलेगा, अमेरिका वाला अलग पता चलेगा, रायपुर वाला अलग पता चलेगा, लेकिन हुआ तो एक ही साथ है ना घटना, हाँ कि ना। तो एट अ टाइम अलग अलग प्लेस पे अलग अलग टाइप की चीजें हो सकती है, नहीं हो सकती हैं। तो वही चीज हम लोग को समझना है यहां पर। आधुनिक इतिहास कहां से हम चालू करेंगे, क्या कुछ इसमें देखेंगे। तो भारत का आधुनिक इतिहास सबसे पहला टॉपिक जो यहां पर होता है, अब मैं यहां से आधुनिक इतिहास के टॉपिक लिखना चालू करूंगा तो इसमें आ जाता है हमारा क्या, यूरोपियों का आगमन। क्या पढ़ते जी हम लोग, यूरोपियों का आगमन हम लोग पढ़ेंगे। और क्यों आए थे ये लोग, क्या करने आए थे लोग, व्यापार करने के लिए आए थे। क्या करने आए थे, व्यापार करने आए थे। और धीरे धीरे इतना फायदा मिलना चालू हुआ कि इनका आपसी संघर्ष होना चालू हुआ। क्या हुआ भाई, आपसी संघर्ष। बाजार गए हो कभी, अगर आप बाजार जाते हो रेगुलर बेसिस पे तो आप देखोगे कि जो दाई जहां पर भाजी बेच रही है वो हमेशा वहीं पर बैठती है, जो आलू प्याज वाला जहां पर खड़ा है वहीं पर खड़ा होता है। अब अचानक कोई नया इंट्रोड्यूस हो जाए तो संघर्ष तो होगा ना। बस वैसी आलू प्याज टाइप के लोग हैं, लोग आए। भारतीय राजाओं से संघर्ष नहीं है, आपसी संघर्ष लिखा हूं मैं। पुर्तगालियों का अंग्रेजों के साथ में, फ्रांसीसियों का अंग्रेजों के साथ में, वगैरह वगैरह सब चल रहा है। लेकिन इस आपसी संघर्ष में ना कुछ कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो गई। कर्नाटक युद्ध के दौरान ऐसी घटनाएं घटित हो गई जिससे सिद्ध हो गया कि भारतीय एकीकृत नहीं है, अलग अलग छोटे छोटे राजा हैं और इनको कभी भी किसी को लालच में या तो फंसा लो या किसी को पराजित करके वहीं कूट दो तो भी चलेगा। समझ में आई बात। और ऐसी बातें धीरे धीरे लीक होने लगी। ये लोग जब आए तो यहां पर यूरोपियों का आगमन से लेकर के आपसी संघर्ष 1760 के इर्द गिर्द इतनी सारी घटनाएं घटित हुई। मैं एक सिरे में एक नजर में आप लोग को दिखा एक बार बता देता हूं जिससे आप लोग के दिमाग में थोड़ा क्लियर रहे। 1760 भाई साहब इतना खतरनाक एज रहा ये वाला।
एक तो इससे पहले 1661 को अगर हम लोग देखें तो इस दौरान पुर्तगालियों ने क्या किया था, अपने यहां की राजकुमारी कैथरीन का विवाह यूरोपीय मतलब ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ करवा करके भारत के मुंबई शहर को अंग्रेजों को दहेज में दे दिया था। ध्यान से सुनना इस बात को, पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को भारत का मुंबई शहर दहेज में दे दिया था और उसके एवज में मित्रता उनसे प्राप्त कर ली थी, संरक्षण प्राप्त कर लिया था पुर्तगाली। दूसरा, डेनिस तो यहां से जो है अंग्रेजों का अपना सामान वामान लेकर के ही भाग गए। 1759 बेदरा का युद्ध, डच पराजित हो गए, भाग गए यहां से। दूसरी तरफ 1757 में प्लासी का युद्ध, मैं युद्ध का नाम नहीं लिख रहा हूं, मैं चाहता हूं कि बस आप लोग थोड़ा समझो कि ईयर क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए नहीं कि याद करना है, इसलिए कि उसी के आसपास कुछ कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं। 57 में प्लासी का युद्ध हुआ, बंगाल का नवाब था एक सिराजुद्दौला, हार गया और वहां पर अंग्रेजों का एक कठपुतली शासक बैठ गया और दूसरी तरफ अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया। डेनिस तो यहां पहले ही भाग गए हैं। और इधर में क्या चल रहा है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों का अलग युद्ध चल रहा है। 3 बार कर्नाटक युद्ध हुआ है, 1746 से 48, फिर उसके बाद में आगे 49 से 53 या 54 और उसके बाद 56 से लेकर के 63, लंबा चौड़ा युद्ध। और इसमें सबसे निर्णायक जो युद्ध रहा वो था 1760 का वॉन्डीवॉस का युद्ध, जिसमें फ्रांसीसी हार गए। भारत आए थे पुर्तगाली, निपट गए, डच निपट गए, डेनिस बेच के चले गए, फ्रांसीसी 1760 खत्म, बचा कौन, अंग्रेज। और अंग्रेजों ने भी 1757 में हरा दिया है भारतीय राजा बंगाल के नवाब को। और उससे भी बड़ी बात, 1764 में उन्होंने हरा दिया दिल्ली के बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल का नवाब और साथ ही साथ में अवध का नवाब शुजाउद्दौला। 3, दिल्ली से लेकर के पूरे बंगाल तक के क्षेत्र को इमेजिन करो, इतने क्षेत्र के नवाबों को, बादशाह को जो है पराजित कर दिया अंग्रेजों ने। तो बचा क्या फिर, सिर्फ अंग्रेज ही अंग्रेज रह गए, शासन करना चालू। एक शक्ति थी जो इनको पछाड़ सकती थी, जिसका नाम है मराठा, बोलो जोर से। लेकिन वो भी पहले ही जो है पराजित हो चुके हैं। किससे, 1761, फिर से यहां पर वही 1760 के इर्द गिर्द की घटना देखो। 1761 में हुआ पानीपत का तीसरा युद्ध जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री में, पानीपत का तीसरा युद्ध, क्योंकि पानीपत के तीसरे युद्ध के कारण मराठा इतनी बुरी तरह पराजित हुए थे अहमद शाह अब्दाली से, कुछ धोखेबाजों के कारण ही, विभीषण हर जगह मौजूद हैं, तो इतनी बुरी तरह पराजित हुए। कहा जाता है कि मराठा महाराष्ट्र से कोई ऐसा परिवार नहीं होगा, कोई मराठा परिवार नहीं होगा जहां का एक युवा शहीद ना हुआ हो। तो मराठा शक्ति को दोबारा पुनर्जीवित होने में टाइम तो लगेगा ना भाई। भले ही सदाशिव राय आए और उन्होंने जो है पुनः स्थापित किया, लेकिन टाइम लगा। इससे पहले कि पुनः स्थापित करते, अंग्रेजों ने 1764 में जो है लगभग आधा भारत प्राप्त कर लिया था। यही कारण है कि यूरोपियों का आना, आपसी संघर्ष जो है धीरे से कन्वर्ट हो गया किसमें, भारत में अंग्रेजी शासन के रूप में। समझ में आई बात। इस पूरी कहानी में आपने देखा कि भाई हमें आपसी संघर्ष के साथ साथ यहां पर पढ़ना होगा कुछ विशेष लोगों को, जैसे मराठा, हमें जानना होगा मैसूर, हमें जानना होगा बंगाल के बारे में। मराठा, मैसूर और बंगाल का जो क्षेत्र है, यहां पर हुए राजनीतिक बदलावों ने आगे भारत के इतिहास की कहानी बदली है, इसलिए हम इनको भी जानेंगे। क्लियर है बात। इस क्षेत्र को भी जानेंगे कि क्या कुछ इस दौरान हुआ। उसके बाद में हम पढ़ना चालू करेंगे क्या, अंग्रेजी व्यापारिक नीति। अंग्रेजी व्यापारिक नीति, व्यापारिक नीति का जो इन्होंने पालन किया है, व्यापारिक नीति का इन्होंने पालन किया है कब से कब तक, तो इन्होंने पालन किया है इसका लगभग 1764 से लेकर के 1813 तक। और उसके बाद हम लोग यहीं पर पढ़ेंगे अंग्रेजी औद्योगिक नीति। औद्योगिक नीति
जिसमें हम पढ़ेंगे 1813 से लेकर के 1857-58 तक हुई घटनाओं के बारे में। इस दौरान हमारा एक विशेष टॉपिक रहेगा भारत के, मतलब पहले तो बंगाल से विशेष गवर्नर, गवर्नर जनरल, इस टाइप के शब्द को हम लोग अलग से यहां पर पढ़ेंगे। भारत में कौन कौन लोग शासन किए, कब कब कौन कौन था, क्लाइव के टाइम पर क्या कुछ हुआ से लेकर के बेंटिक के टाइम पर क्या कुछ हुआ, कैनिंग के टाइम पर क्या हुआ, डलहौजी के टाइम पर क्या हुआ, कौन था कॉर्नवालिस, ऐसी सारी बातों पर, वेलेजली कौन था, ऐसे सारी बातों पर भी हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। कुछ शब्दों को आप सुने भी रहे होंगे, वेलेजली की सहायक संधि, डलहौजी की हड़प नीति, ऐसे सारे शब्द। इस दौरान भारत के व्यापारिक और भारत में अंग्रेजों के व्यापारिक नीति, औद्योगिक नीति के तहत उन्होंने शिक्षा के नाम पर क्या कुछ काम किया, रेलवे विकास के लिए कुछ किया कि नहीं किया, सड़क व्यवस्था के लिए क्या कुछ किया, या सामाजिक रूप से क्या कुछ सुधार हुई, ये सब कुछ भी यहीं पर पढ़ेंगे, लेकिन एक विशेष नीति के तहत। गुणगान गाथा चालू नहीं कर देना है जाकर के वहां पर, अंग्रेजों ने हमारे लिए सड़क बनवाया है। अरे नालायक, तेरे लिए नहीं बनवाया है। अबे तेरे लिए तो आज तेरा गवर्नमेंट नहीं बना रहा होता है। एक बार पता चल जाए कि कोरबा का कोयला खत्म हो गया है, उसके बाद जितना भी कोरबा से अलग से एक्सप्रेस जो चल रहा है ना गवर्नमेंट, ACCL और उसके लोगों के लिए अलग से वो क्या यशवंतपुर, वो अलग से अमृतसर एक्सप्रेस है, सारी सारी अचानक रेलवे घाटे में जाएगा और कोरबा संभवतः वहां से रेलवे पटरी भी उखाड़ दे लोग बाग। कोयला खत्म हो जाने दो कोरबा का एक बार, फिर देखो। आज के तो कर नहीं रहे, अंग्रेज करेंगे। तुमको क्या लगता है बैलाडीला से विशाखापट्टनम जो रेलवे ट्रैक बिछाया गया है, आज तक ढंग से वहां पर क्या है, मनुष्यों के लिए, मतलब पैसेंजर ट्रेन तो ढंग से जो है चलना चालू नहीं हो, किसके लिए बना हुआ है रेलवे ट्रैक वहां? बैलाडीला, विशाखापट्टनम, जापान, हाँ कि ना? समझ रहे बात को? ये जो क्षेत्र भयानक रेलवे का विकास हो गया, अरे रेलवे का विकास हो गया, मुंबई से कोलकाता का रूट है ये, सड़क व्यवस्था वैसी। तो कहीं पर कोई विशेष व्यवस्था अगर गवर्नमेंट करती है तो वो शासक है भाई, उसको हमेशा वो प्रजा हित के लिए ही करे, जरूरी नहीं, खास कर ये गधे लोग, वो अपना हित पहले। यहां पर सती प्रथा में रोक, विधवा पुनर्विवाह, ऐसी बहुत सारी बातें भी हम लोग यहां पर पढ़ेंगे इस दौरान। ठीक है बात, ऐसी चीजों को भी पढ़ेंगे। और इनको पढ़ने के लिए हमें पढ़ना होगा, यहां पर हुए क्या, सामाजिक सुधार आंदोलन। क्या पढ़ेंगे हम लोग भाई? सामाजिक सुधार आंदोलन। मैं फिर से रिपीट कर दूं, यहां पर ऐसा डेट वाइज पढ़ाई नहीं होगा भाई, अपना दिमाग खोल के रखना। क्या कि पहला हम लोग पढ़ेंगे यूरोपियों का आगमन, वो लगातार कब तक आए वो सारा चीज चलेगा, उनका आपस में संघर्ष, बाद में उनका मराठा मैसूर बंगाल के साथ संघर्ष। ठीक है बात, मराठा मैसूर बंगाल और कर्नाटक अलग से मैं लिखा नहीं हूं, कर्नाटक हैदराबाद एक्चुअल में वो अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध में ही खत्म हो जाता है। अंग्रेजों की व्यापारिक औद्योगिक नीति के साथ साथ यहीं पर हम लोग वो भारतीयों की अर्थव्यवस्था का क्या हाल किया, वो सारा चीज भी हम लोग यहीं पर जान लेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर कैसे टूटी, खुद ब्रिटेन के न्यूज़पेपर में ये सब चीज भी आने लगा कि पूरे विश्व में सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में आता है। आज भी आप पढ़ते हो कि पश्चिम बंगाल, असम के क्षेत्र में 3 बार धान की खेती हो जाती है। वो बंगाल में अकाल पड़ा था भाई साहब, अकाल, समझ रहे हो? जहां इतनी उर्वर भूमि है गंगा और ब्रह्मपुत्र की, उस क्षेत्र में अकाल अगर पड़ रहा है तो क्या किया होगा इन लोगों ने, ये बात हम लोग समझेंगे यहां पर। क्लियर है बात? सामाजिक सुधार आंदोलन, जिसमें एक नाम हर हमेशा आप लोग सुने होंगे, राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस जी, केशव चंद्र सेन, ऐसे सारे लोगों के बारे में यहां पर हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है बात? समझ में आ रही चीजें? और इनके साथ साथ जब ये सारा कुछ हम लोग गवर्नर, गवर्नर जनरल या ये सारी नीतियों को पढ़ लेंगे, तब फिर हमारा टॉपिक बनेगा क्या, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, ये बनेगा हमारा एक मुद्दा। अठारह संतावन की क्रांति के बाद क्या होगा? 1857 की क्रांति के बाद देखो, ये 1857 तक की अगर मैं बात बताऊं तो हमारे ऊपर एक कंपनी शासन कर रहा था, नाम है इसका ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसके बाद एक्चुअल में 1857 क्रांति के बाद मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसके बाद फिर ब्रिटेन का क्राउन आ गया शासन करने के लिए। अब ब्रिटिश संसद हमारे ऊपर शासन करेगा।
यहां पर नियम अधिनियम बनेंगे। तो यहां से जो है एक विशेष टॉपिक बनता है भारत का संवैधानिक इतिहास, लेकिन उसको मैं इतिहास में नहीं पढ़ाऊंगा, वो आप संविधान में पढ़ते हैं बहुत अच्छे से। क्या? भारत का संवैधानिक इतिहास। लेकिन यहां पर हम लोग पढ़ेंगे क्या? अब भारत में अंग्रेजों की वित्तीय नीति, क्या पढ़ेंगे हम लोग? वित्तीय नीति। क्या कुछ वो लोग हमारे यहां पर परिवर्तन लेकर के आएंगे। और वित्तीय नीति के साथ साथ हम यहां पर देखेंगे क्या? कांग्रेस की स्थापना। पहले देखेंगे राष्ट्रवाद का उदय, वित्तीय नीति, फिर हम लोग देखेंगे क्या? राष्ट्रवाद का उदय। अब भारत में क्या चालू होगा भाई? फिर से एक परिवर्तन का काल चालू होगा। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के व्यक्ति, या यहां पर जो आर्थिक राजनीतिक जो है हमारी लूट को जो लोग समझ रहे थे, वो सब एकत्रित होकर के हमें हमारे राष्ट्र की भावना को जागृत करेंगे, और राष्ट्र की भावना जागृत करके राष्ट्रवाद का उदय होगा। हम अंग्रेजों को यहां से बाहर खदेड़ने के लिए विशेष आंदोलन का आरंभ करेंगे, और राष्ट्रवाद के उदय के साथ यहां पर विभिन्न प्रकार की संस्थाओं का निर्माण चालू होगा, जिसमें बहुत सारी संस्था पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें सबसे बड़ी बात आ जाएगी किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं है जो आज चुनाव लड़ रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, समझ में आई बात? ये वो कांग्रेस नहीं है जो आज का कांग्रेस दिखता है, उसमें कई बार बदलाव हो चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हम पढ़ेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलग अलग काल, एक इसका उदारवादी काल, उदारवाद का युग चलेगा। एक आ जाएगा इसमें क्या हम लोग देखेंगे? उग्रवादी काल, और फिर एक आ जाएगा हमारा गांधी युग। ये तीन चरणों में इसको देखेंगे हम लोग। गांधी युग, उदारवादी अर्थात 1885 से लेकर के 1905 तक क्या कुछ हुआ। उग्रवाद के दौरान 1905 से लेकर के 1920 तक को लगभग ले लो, या 18, और 1920 से लेकर के फिर 1947 तक गांधी युग। अलग से ये इनको पढ़ेंगे, समझाऊंगा मैं धीरे धीरे से कि ये तीन अलग अलग क्लासिफिकेशन क्यों है और ये क्या चीज है। ये हम लोग भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ में यहां पर हम लोग विशेष महत्व के साथ पढ़ेंगे हमारे क्रांतिकारी आंदोलनों को। क्रांतिकारी आंदोलन, दो चरणों में क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं हमारे पास। एक तो ये 1905 से लेकर के 1915 के बीच में क्रांतिकारी आंदोलन हुए, और उसके बाद फिर 1922 से लेकर के 1930 के बीच में क्रांतिकारी आंदोलन हुए, जिसमें रास बिहारी बोस जैसे विशेष लोगों का नाम हम देखेंगे। साथ ही साथ शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे विशेष लोगों का यहां पर हम लोग नाम देखेंगे। किसमें? क्रांतिकारी आंदोलन में। क्लियर है बात? गांधी युग को भी हम लोग देखेंगे। अभी मोदी जी का एक वक्तव्य आया था बीच में गांधी जी को लेकर के, सुने थे क्या उसको? सुने थे? नहीं सुने थे? सुनना, उन्होंने कहा था उनके बारे में बहुत बेहतरीन चीज कि हमारे देश में नेता बहुत सारे हुए, लोग बहुत सारे हुए, एक से एक राजनेता, एक से एक स्वयं को समर्पित कर देने वाले लोग हुए। सब लोगों ने देश के लिए बहुत कुछ किया, चाहे वो वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे शहीद आजम भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, उससे पहले बाल गंगाधर तिलक जी, लाला लाजपत राय, जितना भी हम नाम गिराएं सब बहुत बड़े लोग हैं। हम लोग तो बहुत तुच्छ लोग हैं उनके सामने। लेकिन एक विशेषता गांधी जी में जो थी वो ये थी कि उन्होंने अपने महत्व को ही नहीं बल्कि लोगों को उनके महत्व को बता दिया, और हर आंदोलन को उन्होंने जन आंदोलन बना दिया। ये उनकी सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बात रही। ये गांधी जी से सीखने लायक बात होती है। इस पर वक्तव्य दिया था क्या है? मोदी जी ने। ठीक है बात? तो क्रांतिकारी, एक से क्रांतिकारी वीर हुए, बहुत सारे लोग हुए, लेकिन पूरे समाज को हम लोग गोली चलाते हुए ही तो नहीं देख सकते ना। तो ऐसे बहुत सारे, आजाद हिंद फौज इत्यादि सब कुछ इसमें देखेंगे हम लोग, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि हर एक लोगों को यहां पर देखेंगे, लाल किला का मुकदमा वगैरह सब देखेंगे। साथ ही साथ में यहां पर हम लोग देखेंगे क्या? भारत में, या कहना चाहिए भारतीय किसान मजदूर आंदोलन, किसान और मजदूर आंदोलन को अलग से पढ़ेंगे यहां पर, या फिर यहां पर अलग से जितने भी जनजातीय आंदोलन हैं उनको भी देखेंगे हम। जनजातीय आंदोलन को अलग से यहां पर हम लोग देखेंगे। ठीक है बात?
और एक टाइम लास्ट में हम देखेंगे क्या, स्वतंत्रता का काल करके जो आखिरी चरणों में हुआ स्वतंत्रता काल के दौरान, अर्थात 1942 के बाद में जो हमारा स्वतः स्फूर्त आंदोलन चला, जिसको हम लोग अगस्त क्रांति के रूप में भी जानते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन को हम जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद में क्या कुछ घटनाएं घटित हुई, माउंटबेटन योजना क्या है, वेवेल योजना क्या है, ये इत्यादि प्रकार की बातें जो घटित हुई हैं, घटनाएं जो यहाँ पर हुई हैं, उन सब के बारे में देखेंगे और अंततः भारत को स्वतंत्रता दिलाएंगे। यहाँ पर क्लियर है बात? तो ये सारा अलग अलग टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं। कल हम लोग भारत के आधुनिक इतिहास का आरंभ करेंगे, क्या कि भाई किस सीक्वेंस में हम लोग जो है पूरा का पूरा ये जो क्लासिफिकेशन किए हैं उसको देखने वाले हैं। ठीक है बात? चले भाई, तो आज यहीं पर एंड करते हैं। ओके।